आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन एक चर का द्विघात समीकरण के तीसरे लेसन है ये प्रश्नावली 2 के चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को हल किए थे। ठीक है, हम मूल ज्ञात किए थे, गुणनखंड दिए रहते थे। ठीक है, उसका मूल ज्ञात करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। अब हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, हमें द्विघात समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, और हमें इस फॉर्म में लानी है। इसको लाने के लिए हमें कहा गया है गुणनखंडन करके। ठीक है, गुणनखंड करके यानी मध्य पद को तोड़ेंगे, उसके बाद हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद आगे कहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो हम मूल ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे और इस गुणनखंड को 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, गुणनखंडों को 0 के बराबर लेते हैं तो मूल ज्ञात प्राप्त हो जाता है, x की एक्चुअल वैल्यू। तो आज की वीडियो हम इसी पे आधारित रहेगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, और वो एक चीज़ है ये, हम बहुपद में जो है गुणनखंड इसी विधि से करते थे, या मैं इसे ट्रिक भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने हल करने के लिए गुणनखंड के अलग अलग प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए 2 ट्रिक बनाए हैं। इससे हमें संभावित गुणनखंड निकालने के लिए आसान हो जाता है कि कौन सी संख्या में ऋणात्मक धनात्मक लेनी है। ठीक है, तो थोड़ा इसे समझा देता हूँ मैं। देखो, पहले तो मैं ये AC तक पहुँचता हूँ। ठीक है, इसमें AC क्यों आया यहाँ पे, ये दोनों समीकरण बहुत सरल बना देते हैं हमारे लिए संभावित गुणनखंड को निकालने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ी छोटी दिया है, पहले ये AC तक पहुँचता हूँ मैं, फिर AC का बताता हूँ। ठीक है, AC का एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। AC क्या है यह पहले निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, समीकरण ठीक है, 9x² - 3x - 2 बराबर 0 को, ये यहाँ पे ये बताना भूल गया, ये वर्ग समीकरण लिखा है प्रश्न में। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण एक ही है। देखो, एक चर रहेंगे, x है, ये पे ये x है, लेकिन अधिकतम घात 2 रहेगी, यानी द्विघात यानी 2 घात। 2 घात को वर्ग कहते हैं। ठीक है, 3 घात को घन कहते हैं। तो यहाँ पे समीकरण में समीकरण बराबर 0 से ax² + bx + c से तुलना करने पर ये क्या है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, इसी से तुलना किया जाता है। सेम टू सेम ये भी होता है। देखो, हमेशा वर्ग वाली संख्या पहले होता है और फिर घात की घटते क्रम में होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1। C का मतलब होता है केवल संख्या, इसमें यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन C के साथ कोई x नहीं है, तो यहाँ पे केवल संख्या होता है। और मैं ये बता दूं कि ये ABC संख्या को संकेत करता है और x चर को। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कहना कि यहाँ पे माइनस है माइनस है, यहाँ पे प्लस है प्लस है, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम तुलना करते हैं, a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पे 9 है। ठीक है, b बराबर क्या है, b बराबर इस x के साथ -3 है। ठीक है, -3 को पूरा लिखेंगे, मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है पूरे लेंगे। c बराबर दिया है, देखो यहाँ पे c है, ये संख्या है, -2 है। ठीक है, -2। अब AC तक मैंने कहा था ना पहले पहुँचते हैं करके। अब पहले ही तो मैं ये नहीं बता पाया,
कि गुणनखंड क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं इसलिए आपको सीधा बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इस मध्य पद को तोड़नी होती है। कैसे तोड़नी होती है इसको लिख के बता देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या होता है, ये प्रथम पद है, ये मध्य पद है, ये अंतिम पद है। इसमें क्या किया जाता है, पहली कंडीशन ये है कि जब मध्य पद को तोड़े तो उसका शर्त ये है कि दोनों का गुणनफल प्रथम और दोनों गुणनखंड प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, देखो प्रथम व अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। ठीक है, हमने प्रथम क्या है, ए प्रथम है, सी अंतिम है, इसलिए दोनों का गुणनफल बराबर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं, पहले 9 दिया है, प्रथम पद 9 कर देता हूँ मैं, और अंतिम पद सी है, -2 है, गुणा में करते हैं -2। ये दोनों का क्या निकला, गुणनफल एसी का 9 दूनी 18। चूँकि ये एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या आएगी। ठीक है, इस मध्य पद को तोड़ने का नियम बता रहा हूँ। ठीक है, 2 ही कंडीशन होता है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि संभावित गुणनखंड, इस गुणनफल के संभावित गुणनखंड जो होगा वो जोड़ने पर मध्य पद के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, लिखेंगे ए गुणा में सी के गुणन, यहाँ पे ए मध्य पद व अंतिम पद के गुणनफल लिखे ना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया, गुणनफल के संभावित गुणनखंड को जोड़ने पर मध्य पद के बराबर होनी चाहिए। बस ये तो हम आसानी से कर लेते हैं पहले को। ठीक है, यही कंडीशन दूसरी जो है हमें ट्रिक यूज़ करने के लिए मजबूर करता है हमें। ये ट्रिक मैंने बनाया, बड़ा आसानी से हम संभावित गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये क्या है, एसी के गुणनफल है। ठीक है, 18 - 18, इसका हम क्या करेंगे, संभावित गुणनखंड निकालेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 के बराबर आनी चाहिए। 2 संख्या निकलेगी, बीच में गुणा में रहेगा। ठीक है, ये -3 के यानी मध्य पद क्या है, बी है, -3 आनी चाहिए दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, मध्य पद बी के बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को करते हैं और पहले इस ट्रिक का यूज़ करते हैं कि हम संभावित गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो संभावित गुणनखंड निकालने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखना। देखो जो एसी है यानी प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो या तो धनात्मक संख्या आ सकती है या ऋणात्मक। यहाँ पे देखो ऋणात्मक गुणनफल प्राप्त हुआ है ना, एसी का ऋणात्मक गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋणात्मक में क्या करना होता है, माइनस मध्य पद को देखेंगे। ठीक है, -b मध्य पद क्या है, माइनस में है। देखो मध्य पद, ये देखो मध्य पद क्या माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो +b। ठीक है, ये मध्य पद है दोनों। अब इसी मध्य पद के आधार पे देखो, मध्य पद अगर माइनस है तो बड़ी संख्या, यहाँ पे लिखा है बड़ी,
तो ये संभावित संख्या में बड़ी संख्या के लिए है। माइनस बी दिया है तो माइनस बी, प्लस बी दिया तो प्लस बी, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। बड़ी संख्या अगर माइनस में है, अगर मध्य पद, तो हमेशा माइनस मिलेंगे। अगर धनात्मक है तो बड़ी संख्या जो धनात्मक मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक है, ठीक है। और इसे याद कर लेना, मैं इसको अच्छे से बताया है बहुपद में, ठीक है। प्रश्नावली 2 पे चले जाना और प्लेलिस्ट में वीडियो यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मैं कि संभावित गुणनखंड निकालने के लिए संख्या में चिन्ह को कैसे लेनी है। बड़ी वाली संख्या को इस पक्ष में लेंगे, छोटी वाली संख्या को इस पक्ष में, बीच में देखो एक गुणा है। तो मैं केवल ये बता रहा हूँ, AC का यहाँ पे ऋणात्मक 18 है तो हमने माइनस वाले लिए गुणनफल माइनस। चूँकि ऋणात्मक संख्या है, मध्य पद हमारा, ठीक है, b बराबर -3, तो बड़ी संख्या हम लेंगे माइनस और छोटी संख्या लेंगे धन, ठीक है, ठीक है। उसी तरह का प्लस में होता तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या ऋण में लेते। और यहाँ पे देखो प्लस में हमें AC का गुणनफल प्लस में आएगा, तो अगर माइनस में मध्य पद है तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या भी माइनस में। और धनात्मक है गुणनखंड तो मध्य पद, और मध्य पद क्या है धनात्मक में, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को हम धनात्मक लेंगे। इस चीज़ को याद रखना, धन रहेगा तो माइनस माइनस और प्लस प्लस, ऋण रहेगा तो बड़ी को माइनस, छोटी को धनात्मक, और प्लस में है तो ये बड़ी को धन और छोटी को ऋण। इसे थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसे अच्छे से बताएं याद करने का, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधा यही बताते हैं कि AC का वैल्यू यहाँ पे आया है -18, बड़ी संख्या, तो हम बड़ी संख्या माइनस लेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या धन लेंगे। देखो माइनस है, मध्य पद माइनस में है, मध्य पद माइनस में है, तो बड़ी संख्या माइनस, छोटी संख्या प्लस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या इसी को उठाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रफ कार्य करें, ठीक है। 18 गुणा में छोटी संख्या के लिए हमेशा 1 ले लेना, ठीक है, अपने आप। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऋण, तो हमने लिख लिया ऋण, दोनों में हमेशा लगाएंगे ना। अगर प्लस में है तो प्लस करेंगे, आगे आप सीख जाएंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लिखना होगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं कैसे संभावित गुणनखंड निकालता हूँ इसका। इसको जब हल करेंगे तो -18 ही आएगा ना, -18, ठीक है। अब देखो ये 18 2 से जाएगा तो +2 लिखें, और 2 निया 18, इसे हमेशा ऋण लिखेंगे, ठीक है। चिन्हों को दोनों पक्ष में सेम टू सेम डालते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 9 और 2 इसको हल करेंगे तो 3 आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। -9 और +2 यानी संख्या घटेगी तो 7 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का गुणनफल तो हमेशा 18 -18 ही आएगा, क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है। अब आगे देखते हैं कि 18 3 से चला जाएगा, तो हाँ 3 से चला जाता है, +3, 3 छक्के 18 और ये माइनस। अब देखते हैं ये ऋणात्मक है, गुणा को भूल जाना बीच में जो हल करते समय, -6 +3 को देखना, क्या संख्या आपस में यहाँ पे घट जाएगी, 3 आएगा, और बड़ी संख्या 6 है तो ऋण 3 आएगा। देखो कैसे, इन दोनों का आएगा 18 -18, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखो गुणा को भूल जाना ना, ठीक है, -6 लिखा मैंने, गुणा को मैं भूल गया, +3 लिखा, +3। चिन्हों को सेम टू सेम डालना है ताकि बाद में यहाँ परेशानी ना हो। हम पूरे -3 एक के लिए ले रहे हैं, देखो कैसे करना है। बराबर में कितना रहे, देखो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, संख्या आपस में क्या हो रही है, घट जाती है जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक होती है। तो 6 में 3 गया तो बचेगा 3, ठीक है। लेकिन 6 क्या बड़ी संख्या है और इसके सामने ऋण है तो ऋण 3,
यहाँ पे हमारा मध्य पद b के बराबर आ गया। ठीक है, अब मध्य पद में x दिया है तो हम x की वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में हल करके दिखाऊंगा। देखो x भर रहे हैं ना, ठीक है, x बस लिखेंगे पीछे में, -6x, देखो ये प्लस लिखेंगे, ठीक है, +3x बराबर -3 और पीछे में इसके x। अब आपको एकदम कंप्लीट समझ में आएगा, देखना ये क्या है, -3x, ये दिया है -3x। ठीक है, अब इसी माइनस पूरे 3x के स्थान पे हम रखेंगे -6x + 3x। ठीक है, उसके बाद हमें गुणनखंड निकल आएगा। इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि हम -3x को क्या किए, तोड़ दिए। ये हमारा संभावित गुणनखंड है। ठीक है, ये रफ कार्य है, आप अपने कॉपी में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अलग करना। ठीक है, अब हम बताएंगे टीचरों को कि a गुणा में c बराबर -18 का संभावित है ना, संभावित गुणनखंड कौन सा है, ये वाला, पहले वाला उठानी है। ठीक है, ये वाला देखो तीनों का यूज होगा। ठीक है, भी दिखाता हूँ तीनों का यूज करके। संभावित गुणनखंड ये है, -6 गुणा में +3। ठीक है, संभावित खंड -6 गुणा में +3 का योग। मैंने कहा था ना यहाँ पे AC के गुणनखंड के संभावित गुणनखंड को जोड़ने पर, ठीक है ना, संभावित गुणनखंड AC का -18 का संभावित गुणनखंड का योग जोड़ने पर, योग यानी जोड़ने पर मध्य पद b के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, का योग, यहाँ पे ये लिखना था हमें कि AC का -18 का संभावित गुणनखंड है, जिनका योग, उनका योग करके हम लिखेंगे -6 + 3। देखो ना, इस संख्या को यूज़ किए यहाँ पे, इतने को अब इतने को कर रहे हैं, योग -6 + 3। इसको अच्छे सुधार के लिखूंगा सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ, -6 + 3 बराबर -3। ठीक है, -3 है जो मध्य पद b, लिखना पड़ेगा यहाँ पे b ना, मध्य पद b के बराबर है। देखो -3 यहाँ पे मध्य पद b के बराबर है ना। ठीक, अब हमने इस संख्या को यूज़ किए, इस संख्या को यूज़ किए, इस संख्या को यूज़ किए। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे, अतः करके लिखेंगे और हम अपने समीकरण के पहला पद को, प्रथम पद को उतार लेंगे। ठीक है, हमेशा यही कार्य करेंगे। 9x2, अब इस चिन्ह को नहीं लगा देना। ठीक है, अब -3x के स्थान पे -3x। ठीक है, सेम टू सेम लिखे ना, यहाँ पे मैंने ये कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, इसे इसी क्वेश्चन बस में करूँगा आपको दिखाने के लिए, बस बार बार नहीं करूँगा। ये -3x लिखा है यहाँ पे, देखो उसके बाद -2 दिया इधर ना, और इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, तो इसका मतलब इस -3x, इस -3x के स्थान पे हमें इतने संख्या को रखनी है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ -6। हम देखो चिन्हों को दोनों में लगाते आए हैं, इसलिए हमें चिन्हों की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बनाए गए ट्रिक में आपको यही लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ में ये भी लाभ मिलेगा कि आपको बार बार धन माइनस वाली संभावित गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कोष्टक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अतः करके लिखेंगे -6x + 3x। 3x के बाद कुछ नहीं है, तो इधर -2 दिया है। ठीक है,
आपको -2 और बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। ये देखो आपको बिना ब्रैकेट झंझट के आपको मध्य पद प्राप्त हो गए। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो -3 एक से ही प्राप्त होगा, देख लेना हल करके, चूँकि यहाँ पे बता चुका हूँ -3 आएगा। एक से तो इसके पीछे में लगा है, समझो। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, 2-2 के ग्रुप में। इसको बहुत हल कराया मैंने बहुपद में, इसलिए फटाफट कर देंगे ताकि प्लस है बीच में। देखो इन दोनों संख्या के बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3x - 2 बराबर 0, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ निकालने के लिए मैं बताया हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था और इनको हल करते समय भी बताया था बहुपद में। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं सबसे छोटी वाली संख्या। देखो ये 6 है, ये 9 है, बड़ी संख्या है। 6 के पहाड़े में 9 आता है तो नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। तो हम 3 को निकालेंगे, ठीक है, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चर संख्या 1 से दिया है तो 1 से में 2 घात है और यहाँ पे 1 से, यानी छोटी संख्या को निकालना होता है ना उभयनिष्ठ में। देखो यहाँ पर भी 1 से दिया है, यहाँ पर भी 1 से दिया है, लेकिन यहाँ पे 1 से का 2 घात दिया है तो छोटी संख्या को निकालेंगे यहाँ पे 1 से को। तो ठीक है, हम 1 से को निकाल दिए छोटी को। यहाँ पे देखो 9 और 6 दिया है, छोटी संख्या 6 के गुणा में नहीं आता 9, 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, इसलिए हम सबसे छोटी को निकाल लिए, ठीक है। छोटी क्या है, 3 है, भले यहाँ पे नहीं दिया लेकिन 3 के गुणा में दोनों आते हैं, ब्रैकेट में लगाएंगे। और इसके बाद जो हम क्या कहते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो ब्रैकेट में कुछ संख्याएं बचती है ना, तो बची हुई संख्या क्या होगी उसके लिए मैं ये इस तरह से निकालता हूँ, ठीक है। 9x का वर्ग का लिख लिए, उसके बाद जो हम उभयनिष्ठ लिए उसी का ही हम भाग करा देते हैं, ठीक है। देखो करा दिया, यहाँ पे 6x लिखा मैंने और 3x से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो जो संख्या बच गई है इसको हल करेंगे ना, तो जो इसको उभयनिष्ठ लेने के बाद जो संख्या बची वही प्राप्त होती है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे चिन्हों का ध्यान देना होगा ना, ऋण होता है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन धन है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पे संख्या को पहले देखेंगे, 2 है, ये 3 है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते, ठीक है, तो 2 और 3 तो कभी नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन 1 के पहाड़े में 2 भी आते, 3 भी आता है, तो अभी हम 1 को नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चर को देखते हैं, यहाँ पे 1 चर है, यहाँ पे चर नहीं है, इसका मतलब ये चर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, चूँकि 1 के पहाड़े में 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो केवल 1 निकलेगा, ठीक है। छोटी संख्या 1 है, दोनों गुणा में हैं, गुणज होते हैं, 2 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, ठीक है, जैसे यहाँ पे किए। अब उसके बाद 3x/1 भाग कर दिए -2x/1 बराबर 0। यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो हम उभयनिष्ठ लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब संख्या का संख्या के साथ गुणा और भाग होता है, ठीक है। संख्या का संख्या के साथ गुणा भाग होता है, बता रहा हूँ मैं, इसे बताते आ रहा हूँ मैं। और चर राशि के साथ चर राशि का गुणा भाग होता है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ, 3 त्रिक 9, 3 बार में, ठीक है, 3। और इसको मैंने बताया ना, किधर गया वो, इसको आज नहीं, पिछले वीडियो में बताया था मैं, पिछले वीडियो में ये बताया था मैं आपको कि भाग करते समय घात घटती है, ठीक है, और गुणा करते समय घात आपस में जुड़ जाती है। आधार समान होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे देखो 2 और 1 दिया है, यहाँ पे 1 नहीं दिया, लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, जब 2 में एक घात घट जाती है तो एक घात बचती है। ठीक है, यहाँ पे एक घात है, नहीं लिखा हूँ तो इसका मतलब एक घात है, गुणा में जुड़ जाती है। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको याद रखना। और इसको भी बताया मैंने कि एक से आपस में जीरो हो जाएंगे घात, तो एक संख्या बनाती है। ठीक है, इसको बनाया था, यहाँ पे देखो। ठीक है, x -1 - 1 जीरो घात। ठीक है, इस वाली कंडीशन में देखो सेम टू सेम है ना ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे एक घात घट जाएगी तो एक घात बचेगा, लिखेंगे नहीं। ठीक है, 2 में एक चला गया तो एक घात बचा, माइनस माइनस। अब मैंने बताते आ रहा हूँ कि भाग में है ना ये दोनों, तो संख्या के साथ गुणा भाग होता है और चर राशि चर के साथ, तो 3 दूनी 2 बार में। ठीक है, 2 बार में 6, और एक से आपस में कट गए तो वहीं पे ख़त्म। ठीक है, प्लस प्लस उभयनिष्ठ को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक के साथ जब भाग देंगे जिस संख्या को तो वही संख्या आती है, तो लिख देते हैं 3x - 2। ठीक है, बराबर 0। अब देखो हमें चेक करने का एक तरीका है कि ये जो दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए समान है कि नहीं। देखो 3x - 2 है और ये 3x - 2 है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही तरीके से हल किए हैं, दोनों समान आ गए, तो इसका तात्पर्य है कि हमारा आंसर भी सही दिशा में है। ठीक है, अब इसका भी हम यहाँ पे उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक है, ये डबल में है ना, एक को निकाल लेते हैं, 3x - 2। ठीक है, अब ये बचा है 3x + 1 को, 3x + 1 को इधर लिख लिए, बराबर 0। यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो आगे हल करेंगे, ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, प्रश्न में पूछा भी गया था, गुणनखंड करके देखो यहाँ पे वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, देखो हमने गुणनखंड कर लिए। अब देखो ये हमारा गुणनखंड है ना, दो संख्या आपस में गुणा में है, उसको कहते हैं गुणनखंड। ठीक है ना, बीच में गुणा हो और अगल बगल में संख्या हो, उसको कहते हैं गुणनखंड। हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिए, अब इनके मूल ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तो हम मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पिछले वीडियो में मूल ज्ञात करना सिखाया था मैंने। जो गुणनखंड है, एक एक खंड को अलग अलग 0 के बराबर में ले लेंगे। तो क्या मैं इतने में हल कर दूं? नहीं, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ताकि परेशानी ना हो। बराबर 3x - 2 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, इसका हम पहले संभावित क्या कहते हैं, मूल निकालते हैं। मूल निकालना मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, बड़ा आसान है, एक एक पद को हम 0 के बराबर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। हम लिखेंगे अब 3x - 2 बराबर 0। इस कंडीशन को भी हल करवाया था। ठीक है, x के साथ अगर गुणा में है तो वाले, और 3x अलग अलग कंडीशन हल करने का, मूल ज्ञात करने का कंडीशन दिए थे क्वेश्चन में। पहले क्या कहा था मैंने, जो जोड़ना और घटाना वाली संख्या x के साथ, उसको पक्षांतरित करेंगे। ठीक है, बराबर 3x बराबर -2 को इधर ला लेंगे तो 0 है, तो कोई 0 को नहीं लिखेंगे, -2 हो जाएगा +2, या ये 3x + 1 है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर में -1।
अब इसके बाद जो x का गुणांक है अब उसको पक्षांतरित करते हैं, x को यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर 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 के बाद 2 दिया है, अब x के साथ गुणा में है तो 3 इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। धन 3 है तो यहाँ पर भी धन 3 होगा। जब कोई भी संख्या गुणा में होता है और पक्षांतरित होने के बाद भाग बनाता है तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होते, ठीक है। या x बराबर ये दिया है -1 बटा में लिखेंगे, ये 3 को इधर ला लेंगे ये। अब ये क्या है, x की एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो गया, इसको ही कहा जाता है मूल। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखना दिए गए समीकरण का मूल, ठीक है। दिए गए समीकरण का मूल x बराबर 2/3 व या के स्थान पे वह लिखना x बराबर -1/3 आएगा, ठीक है। मैं सेकेंड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सेकेंड क्वेश्चन यहीं से हल करना शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, देखो इसको भी मैंने हल करने का तरीका बताया था, ठीक है, पिछले ही वीडियो में। 5x = 0 जब 2 पद में है तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिखाता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो 2 पद में जब भी हमारा द्विघात समीकरण होता है तब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, हमें पूछा गया है ना कि गुणनखंड कहाँ गए वो, ये देखो गुणनखंड करके करना है ना, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात द्विघात है, 2 घात है, तो हमें इसका गुणनखंड करेंगे, फिर इसका मूल प्राप्त करेंगे। तो इसका गुणनखंड सेम टू सेम आपको पिछले वीडियो में दिखाया था मैं। देखो हमारा चौथा प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी द्विघात समीकरण था, इसका हम केवल उभयनिष्ठ निकाले तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया था गुणनखंड, ठीक है। तो हम इसका उभयनिष्ठ डायरेक्ट निकालेंगे तो ये 2 पद देखो ये आपस में गुणा में है, एक संख्या इधर है एक संख्या इधर है, इनको ही कहा जाता है गुणनखंड, ठीक है। तो हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, इसका उभयनिष्ठ निकाल के क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है समीकरण बहुपद के मानक समीकरण ax² + bx + c से तुलना नहीं कर सकते, इसका तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है, केवल a और b दिया है और मानक है, ये मानक रूप है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे c नहीं दिया है तो ये द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से मेल नहीं खाते, इसलिए इसका तुलना नहीं कर सकते और उसका a बराबर b बराबर c बराबर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल नहीं करेंगे, a b और c निकाल के और ac का गुणनखंड निकाल के नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में जो बताया था ना मैं, सेम टू सेम ऐसा ही हल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, समीकरण को उभयनिष्ठ लेने पर ले लिए गुणनखंड प्राप्त हुआ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये हमने मूल निकाल लिए थे, x का 0 और x का 11, सेम टू सेम फटाक से निकाल के दिखा देता हूँ मैं। देखो करना क्या है, हल समीकरण 4x² + 5x = 0 का उभयनिष्ठ लेने पर क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 4 है, 2 से चला जाता है, लेकिन ये 5 है, केवल 5 से, तो संख्या आपस में नहीं निकलेगी उभयनिष्ठ के रूप में। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यानी x निकल आएगा
और चूंकि ये 1 से छोटी है, ये बड़ी है, तो हम छोटी को निकालते हैं। ठीक है, 100 को निकाले। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगी, उसके लिए हम इसी संख्या से भाग कर देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, बराबर 0। अब उभयनिष्ठ को लिखे और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 4 को लिख लिए, क्योंकि संख्या के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या है, एक चौक 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, घात आपस में घट जाएंगी। 2 में एक घात घट गया तो एक घात बचा, प्लस प्लस। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम उसे उतार लेते हैं, ये दोनों आपस में कट गया। ठीक है, बराबर 0। अब यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड प्राप्त हुआ। देखो, एक गुणनखंड की संख्या ये है और दूसरे गुणनखंड की संख्या ये है, बराबर में 0 है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण था। ठीक है। अब क्या करनी है, हम डायरेक्ट गुणनखंडों को 0 के बराबर ले लेंगे अलग अलग। तो लेंगे x बराबर 0 या 4x + 5 = 0, मूल निकालने के लिए कहा है ना। इसके बाद ये तो x बराबर 0 ही रहेगा, या यहाँ पे हमें लंबा प्रोसेस लेनी होगी। उसके लिए ये होगा, पहले क्या कहा था मैंने, x के साथ जो गुणांक में उसके बाद में पहले प्लस या माइनस के साथ में उसको पहले पक्षांतरित कर देते हैं। तो 4x लिखे, बराबर किए, 0 को नहीं लिखेंगे, +5 है उसको -5 कर देते हैं। अब x बराबर 0, या अब जो x के साथ गुणांक संख्या है उसको अब पक्षांतरित करते हैं। इधर -5 है x के बराबर, अब 4 है, इधर कर देंगे पक्षांतरित, तो भाग में आ जाएगा। यही हमारा क्या है, मूल है। देखो, x स्वतंत्र है और x का वास्तविक मान प्राप्त हो गया। तो आप इसे लिखना, दिए गए समीकरण का मूल x बराबर 0 और x बराबर -5/4। इसे हम पूरे ऐसे लिख सकते हैं, -5/4। ठीक है, अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो, अगर दोनों ऋणात्मक है फिर भी हम पूरे का लिख सकते थे। इसे ऐसे करने से कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, 3x स्क्वायर -11x + 10 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से मेल खाता है। ठीक है, A B C। ठीक है, और इसको हल करने के लिए हमें मानक समीकरण से मिलाप करना है या तुलना करनी होगी। तो लिखेंगे हल करके, और क्या लिखते थे पहले, समीकरण 3x स्क्वायर -11x + 10 = 0 को ax स्क्वायर + bx स्क्वायर + c द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर लिख लेना। a बराबर क्या है, 3, b बराबर क्या है, -11। ठीक है, और c बराबर दिया है 10। ठीक, अब इसके बाद हम AC का गुणनफल निकालते हैं। C का गुणनफल कितना है, A बराबर दिया है 3 गुणा C के बराबर दिया है 10, बराबर 10 दिया 30। अब
AC का क्या है, धनात्मक 30 आया है। और हमारा फार्मूला ये देखो, AC का गुणनफल अगर प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, तो हम ये देखेंगे मध्य पद कौन सा है। मध्य पद ऋणात्मक में है, यानी -b को देखनी है, माइनस, ठीक है, -11 है। तो दोनों संख्या को ऋणात्मक लेनी है ना, छोटी बड़ी दोनों को। बड़ी के लिए हम इधर रखेंगे, हमेशा बड़ी संख्या को इधर और छोटी को इधर, बीच में गुणा होनी चाहिए, और चिन्हों को लिखते ही रहना है। तो हम यहाँ पे संभावित गुणनखंड निकालें, इधर पेज बचता है, संभावित गुणनखंड, ठीक है। ये बड़ी संख्या के लिए हम इसी संख्या को उठाते हैं, ठीक है, 30 गुणा में छोटी संख्या के लिए 1 लिख देते हैं। और ये +30 क्यों होगा, ये और ये दोनों ऋणात्मक में होंगी ना, ठीक है ना, बताया था ना। प्लस में हमारा AC +30 है, ठीक, माइनस है B, माइनस संख्या है, तो बड़ी और छोटी दोनों ऋणात्मक होगी। तो ये क्या होगा, ऋण ऋण +30, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक संख्या ऋणात्मक, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक होती है, तो गुणनफल धनात्मक आता है, ठीक है। अब हम आगे हल करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या मध्य पद B के बराबर प्राप्त होता है संभावित गुणनखंड। तो 30 क्या है, 2 से चला जाता है, तो -2 करते हैं 15 बार में, ठीक है, -15 में माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे संख्याएं, तो 15 2 17 हो जाएगा, -11 नहीं आएगा, ठीक है। 30 3 से चला जाएगा, ठीक, 10 बार में चला जाएगा, ये भी ऋणात्मक। ये ऋण संख्या, ये भी ऋण संख्या है, आपस में क्या हो जाएंगी, संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 10 3 13 हो जाएगा, लेकिन -11 लानी तो नहीं होगा। 4 से 4 सत्ते 28, नहीं, 5 से, हाँ 5 छक्के -5 से 5 छक्के 30, ये भी ऋणात्मक। हाँ, ये संख्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी, इधर ये आएगा +30, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं, -6 -5, गुणा को भूल जाना, संख्या आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, हो जाएगी 11 और ऋणात्मक 11, ठीक है ना। दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो संख्या आपस में जुड़ जाती है, लेकिन ऋणात्मक ही रहती है। अब इसको हम इसके मध्य पद में 100 दिया है, तो 100 में भर देते हैं 100 को, 6 -5x बराबर -11x। ये देखो, आपको जो है कौन से चिन्ह लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किस संख्या में रखनी, बड़ी में रखनी कि छोटी में रखनी है, फटाक से निकल आता है। अब इसको बताना पड़ेगा, अतः A गुणा में C बराबर 30 का संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड हम तीनों को यूज करेंगे ना, संभावित गुणनखंड -6 गुणा में -5 का योग -6 -5 बराबर -11 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब इसके बाद लिखेंगे सीधा डायरेक्ट, अतः पहला पद उतारेंगे, ठीक है, 3x²। अब -11x, यहाँ पे क्या दिया है, -11x, -11 के x के स्थान पे इतने को रखेंगे, तो रखते हैं -6x -5x, ठीक है, 5x के बाद कुछ नहीं है। अब इधर दिया है +10। अब देखो
इन दोनों पद के और इन दोनों पद के बीच में ऋण संख्या दी है, यानी चिन्हों में परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो, हमेशा याद रखना है बीच में अगर ऋण है तो इसे ग्रुप बनाएंगे पहले, 3x² माइनस 6x पूरे का ग्रुप माइनस माइनस। अब चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। 5x प्लस का ऋण 10। क्यों हो गया चिन्हों में परिवर्तन? क्योंकि हम यहाँ पे गुणा लगा दिए, ब्रैकेट यानी गुणा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये +5 क्या है, यहाँ पे प्लस में हो गया। देखो यहाँ पे माइनस में ना, ये प्लस में हो गया, तो ये -5 हो जाएगा और ऋण आपस में गुणा करके +10 बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखना भूल गए, 0। अब इसके बाद ये क्या होगा, हम इसका उभयनिष्ठ लेते हैं। उभयनिष्ठ के लिए बताया था ना, सबसे छोटी वाली संख्या को पहले देखना है। ये देखो यहाँ पे ये 3 है, 3 के पाड़े में 6 आता है, तो सबसे छोटी संख्या को उभयनिष्ठ लेते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। और ये छोटी x है तो, और यहाँ पे 1 से 2 में है, 2 घात है, तो हम छोटी को निकालते हैं x। कौन सी संख्या को निकालें, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसका ही भाग कर देते हैं ताकि अंदर में जो भी बचेगा वो पता चल जाता है, ठीक है। भाग कर दिए, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सेम टू सेम दिया है। 5 छोटी है, 10 बड़ी है, ठीक है। 5 की पाड़े में 10 आता है, तो हाँ आता है, तो हम सीधा 5 को निकाल देंगे, देखना नहीं हमें। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x दिया, यहाँ पे x नहीं दिया है, तो x नहीं निकलेगा, तो हम 5 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो उभयनिष्ठ लेने पर जो संख्या ब्रैकेट के अंदर बचती है वो निकल आता है इस विधि से, ठीक है। तो 3x, ठीक। और उसके बाद क्या है, संख्या के साथ होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आपस में कट गए समझो, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताते आ रहा हूँ कि जब भाग होता है तो घात घट जाती है, तो 2 में 1 घात घट गया तो 1 घात बचेगा, यहाँ पे 1 घात है, ठीक है। नहीं लिखा हूँ तो माइनस माइनस। अब देखो ये 3 दूनी 2 बार में गया संख्या का, 1 से आपस में खत्म, माइनस माइनस 5 5। ब्रैकेट में ये दोनों 5 आपस में कट गए, बच गए यहाँ पे x बस, क्योंकि नीचे x नहीं है, माइनस माइनस। अब 5 दूनी 10 बराबर 0। चेक करेंगे, -2, x -2, x -2, यानी बिल्कुल सही निकला है हमारा। आगे x -2 और 3x -5, 3x -5 बराबर 0। यह हमारा क्या है, गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, संभावित गुणनखंड निकालेंगे। तो संभावित गुणनखंड तो निकाल लिए, इसका हम मूल्य निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था ना, गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात करें, ठीक है। दिखाई दिया आपको, गुणनखंडन करके उनके मूल। हम गुणनखंड प्राप्त कर लिए, अब मूल निकालते। मूल निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ मैं, x 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है, दोनों खंडों को अलग अलग। तो x -2 ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है, 0। या बड़ा आसान है क्या, मूल निकालना गुणनखंड का, लेकिन पहले गुणनखंड करना आसान नहीं है, ठीक है, बड़ा आसानी से निकल आता है। तो अब क्या होगा, मैंने कहा था ना, पहले किसको पक्षांतरित करेंगे, प्लस माइनस वाले को, इसके साथ तो है ही नहीं, तो -2 हो जाएगी इधर, +2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले माइनस वाली को इधर करेंगे, 3x
बराबर 5, 0 को नहीं लिखेंगे, बराबर x बराबर 2, या अब ये x के साथ जो गुणांक में है उस संख्या को पक्षांतरित करते हैं। x को केवल लिखेंगे 5/3। अब यही हमारा क्या है, मूल है। हमने गुणनखंड प्राप्त किए, उसके बाद हमने मूल प्राप्त कर लिए। गुणनखंड निकालना ही मुख्य उद्देश्य है। और हाँ, ये भी उद्देश्य है कि क्योंकि छोटा है करके है ना समझना, x की वैल्यू निकाल आता है ना, और चर के वैल्यू निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने सारे प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेज भर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और जो है चौथा क्वेश्चन में चले, ठीक है। चौथा क्वेश्चन फटाक से कर देते हैं, 10 मिनट में कर देते हैं ताकि 1 घंटे का वीडियो हो जाए। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, 5x² + 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, फटाफट करते, 10 मिनट में हो जाए इसे। हल समीकरण तुलना करेंगे, ठीक है। 5x² + 3x - 2 बराबर 0 को ax² + bx + c से, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, इसे लिखना फटाफट करते हैं 10 मिनट में, ताकि a बराबर दिया है 5, b बराबर दिया है +3, c बराबर दिया है -2। अब ac का गुणा निकालेंगे। a बराबर दिया है 5, b बराबर दिया है, गुणा में c बराबर दिया -2, बराबर आ जाएंगे 5 दूनी 10। माइनस है, ये धनात्मक तो एक संख्या है, होती है, ऋणात्मक तो होती है। अब फार्मूले की दिखाऊं मैं, यहाँ देखो AC का गुणनफल प्राप्त हुआ है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो हम ऋणात्मक को देखेंगे, ये हुआ ऋणात्मक। अब मध्य पद क्या प्लस में है, देखो +3 है ना, तो +3 है, तो बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या ऋण होगी, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या ऋण। बड़ी संख्या तो हम 10 को ही लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या के लिए 1 लिख लेते हैं अपने अनुसार। बड़ी संख्या क्या होगा, प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे ना, ये नहीं करना कि यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, प्लस लिखेंगे तो साइन की हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये माइनस, बराबर गुणा करेंगे तो -10 आएगा, ठीक है। एक संख्या धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक को गुणा करते हैं तो ऋणात्मक गुणनफल प्राप्त होता है। अब इसका हम निकालते हैं संभावित गुणनखंड। ये 2 से चला जाएगा, ठीक है, -2 और कितने में 2 पंचे प्लस क्या 3, हाँ यहीं से निकल आया हमें, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ मैं, ये बराबर 5 दूनी 10 होगा, लेकिन ये ऋण है तो ऋण, ठीक है। इसको मैं यहीं पे दिखाता हूँ, ये +5 क्यों लिखा मैंने और -2 बराबर, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक, संख्या क्या होती है, घट जाती है। 3 आया, लेकिन +5 है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। हमें यहाँ पे +3 लिख लिए। अब x का मान भर देते हैं, हमें +5x - 2x बराबर +3x। अब कोई परेशानी नहीं हमें। अब +3x के स्थान पे +5x - 2x को रख देंगे। अब बताएंगे, अतः AC बराबर -10, ठीक है, गुणनफल 10 का संभावित गुणनखंड, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। गुणनखंड ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऊपर से गिन लेना,
प्लस 5 गुणा में -2 का योग प्लस 5, अब इसे लिखना है, इसे लिखने के बाद इसे प्लस 5 - 2 बराबर +3 है। देखो +3 है, यहाँ पे +3 है जो मध्य पद b के, ये मध्य पद है ना, मैंने डिटेल में नहीं बताया थोड़ा, क्योंकि मैं इसे बहुपद में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। मध्य पद किसे कहते हैं तो आप आसानी जानते हो, या इससे भी आप अपने आप हल कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या है हल नहीं कर पाते, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। मध्य पद b के बराबर है, अतः प्रथम पद को उतारेंगे 5x²। अब +3x यहाँ पे दिया है, +3x के स्थान पे रखेंगे हम इसने पूरे को, तो लिखता हूँ मैं +5x माइनस, देखो यहाँ पे बीच में माइनस आ गया फिर ना, ठीक है, और फिर -2 बराबर 0। अब इसका ग्रुपिंग करके हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। फटाक से देखते हैं, क्या करूँ मैं, इसका ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। 5x² प्लस 5x एक ग्रुप माइनस, अब चिन्हों में परिवर्तन होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 बराबर 0, ठीक है। क्यों हुआ, गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर बराबर उभयनिष्ठ लेते हैं। 5 क्या एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, तो 5 को उतार लिए, 100 के पहाड़े में 100 का स्क्वायर आता है, तो 100 को भी उतार लिए, ठीक है। तो अब 5x² और फिर 5x प्लस का प्लस 5x माइनस माइनस, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो 2 उतार लिए, ठीक है। x नहीं इधर तो नहीं, 2x2 प्लस 2 बराबर 0, 2 भाग करने के लिए, ठीक है। अब 5x, उसके बाद 5 आपस में कट गए, x का 1 घात बचेगा, ठीक है, बताते आ रहा हूँ, प्लस 5 कट गए और x भी कट गए, यानी यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, माइनस माइनस 2, देखो ये दो आपस में कट गए, यहाँ पे 1 से बचेगा, ठीक है, प्लस 2 एकम 2, यहाँ पे भी 1 बचा बराबर 0। अब लिखते हैं +1, देखो x + 1 है, बिल्कुल सही बनाया हमने, बराबर 0। अब इसी को आगे, ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब 0 के बराबर लेने के लिए, मूल्य लेने के 0 के बराबर कर देते हैं, x + 1 बराबर 0 या 5x - 2 बराबर 0, x बराबर -1 आएगा, और इधर आप जानते हैं 5x को पहले लिखेंगे, -2 को उधर पक्षांतर करेंगे 2, और x बराबर -1 या x लिखेंगे, अब इधर बराबर करेंगे 2/5। तो ये इस तरह से हमें मूल प्राप्त हो गया, ठीक है, और x का मूल प्राप्त हो गया। और यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन को हल कर लिए अपने प्रश्नावली 4 का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुल 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसमें से ना छठवां क्वेश्चन और कौन सा 5, 3, 8 8वां और 9वां 10वां विशेष है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में भी वो एग्जाम्पल में ना 4 क्वेश्चन दिए हैं जो थोड़ा कठिन नहीं, बड़ा कठिन टाइप का है, ठीक है, तो उनको भी हल करा दूंगा। 6 क्वेश्चन प्रश्नावली का, 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने चौथे क्वेश्चन में पहुंचेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, 1 घंटा होने को चला। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।